हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक बहुत ही बढ़िया मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है भीमा। मूवी के अंदर परशुराम जी का शिव जी का एक मिस्टीरियस मंदिर है जो कि काफी बेहतरीन कहानी बनता है। आपको देखने में काफी मजा आएगा। यह एक ऐसा सीक्रेट मंदिर है, इसके आसपास किसी की भी मौत होती है तो वहां पर वह शिवजी से रिक्वेस्ट करके अपनी आत्मा को किसी के अंदर डाल सकता है, अपना काम पूरा कर सकता है, अधूरी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन वह वैलिड होनी चाहिए। तो क्या है इस मंदिर का राज, क्या होने वाला है जगह पर, तो इसको जानेंगे हम आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें भगवान परशुरामा की कहानी बताई जाती है कि किस तरह भगवान परशुरामा ने 21 बार इस धरती का भ्रमण करते हुए यहाँ से सभी पापियों को खत्म किया था, उनका संहार किया था, जिसके बाद उन्होंने यह भूमि कश्यप प्रजापति को दे दी। लेकिन कुछ समय के बाद में देवता, असुर और नागों ने भगवान परशुरामा से अपने लिए अलग जगह रहने के लिए मांग ली। इसके लिए भगवान परशुरामा ने अपने परशु का इस्तेमाल करते हुए समुद्र को एक जगह से हटा दिया और उसे जगह पर एक जंगल बनाया जो कि बहुत ही दिव्य था और वहां पर ढेरों चमत्कारी जड़ी बूटियां थी। इतना ही नहीं, उन्होंने फिर अपनी तपस्या से वहां पर भगवान शिव का एक मंदिर भी बनाया जिसके वह खुद भक्त बनकर आते हैं। और आज वह मंदिर महेंद्रगिरी नाम की जगह पर है, जहां के एक बुजुर्ग आदमी को हम देखते हैं जो कि मंदिर के बारे में बताते हुए यह कहते हैं कि यह बहुत ही चमत्कारी मंदिर है और यहाँ का शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हो गया था। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा खुद यहाँ आकर शिवलिंग का जल अभिषेक करती है। अब यहाँ पर जब किसी की भी जान जाती है तब उसकी आत्मा यहाँ पर 10 दिनों तक भटकती रहती है। इस दौरान भगवान शिव से प्रार्थना करके वह आत्मा अपने परिवार के किसी भी शख्स के शरीर में प्रवेश कर सकती है और अपने मरने से पहले की अधूरी इच्छा को पूरा भी कर सकती है। जिसका उदाहरण देते हुए वह बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 50 साल पहले एक आदमी की मौत के बाद उसके बेटे ने भगवान शिव से प्रार्थना करके अपने पिता की आत्मा को अपने शरीर में बुला लिया। इसके बाद यह पता चलता है कि असल में उसके मामा ने ही उसके पिता को जहर देकर मरवाया था। जब यह चीज वहां के बड़े अधिकारी देखते हैं तो वह उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि यह चीज बेकार थी। लेकिन तब भी वहां पर लोग आकर पूजा करने लग जाते हैं और मंदिर के बाहर से ही पूजा करके लौट भी जाते थे। अब आगे हमको पता चलता है कि इस वक्त महेंद्रगिरी पर भवानी नाम के एक गैंगस्टर का राज चलता है जो कि अपने इलीगल कामों का साम्राज्य यहाँ पर फैला चुका है। अब उनमें से एक क्राइम के बारे में हमको बताया जाता है कि महेंद्रगिरी से रोज 2 पेट्रोल टैंकर्स बाहर जाते हैं, लेकिन भवानी उन 2 टैंकर के साथ अपना भी एक टैंकर भिजवाया करता था, जबकि चेक पोस्ट पर सिर्फ 2 टैंकर्स का ही परमिट है। किसी को भी नहीं पता कि भवानी उस टैंकर के जरिए बाहर क्या भिजवा रहा था। अब इस बारे में कुछ गांव वाले बात कर रहे होते हैं और वह अपने पहचान के ही एक पुलिस ऑफिसर से इस पर एक्शन लेने के लिए भी कहते हैं, जिसके बाद वह ऑफिसर यह जानते हुए भी कि इसमें भवानी इन्वॉल्वड है, उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। इसके कुछ देर के बाद में वह ऑफिसर अधमरी हालत में एक जीप के ऊपर बंधा हुआ वहां पर आता है और वह जीप भवानी की ही थी। भवानी को वहां देख गांव के वह लोग उससे माफी मांगते हैं, डरने लगते हैं, पर भवानी उन्हें यह कहते हुए मरवा देता है कि आज तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करी है, फिर कल तुम इससे भी आगे चले जाओगे। इसके बाद भवानी का बेटा रुद्र जीप से बाहर आकर उस ऑफिसर को मार डालता है और फिर सीन यहाँ से 2 महीने बाद अनंतपुर नाम की एक जगह पर शिफ्ट होता है, जहां पर हम सतीश नाम के एक ठग को देखते हैं जो कि अपने 2 चेलों के साथ लोगों को ठगने का काम किया करता था। और इसका उदाहरण हमें जल्दी ही देखने को मिलता है जब सतीश अपने चेलों के साथ एक ऐसे आदमी के घर पहुंचता है जिसका बेटा कुछ दिनों पहले ही खो गया था, लेकिन अब वह मिल गया है। असल में उस आदमी ने अपने बेटे के खो जाने के बारे में न्यूज़पेपर में बताया था। सतीश उस आदमी से कहता है कि भले ही तुम्हारा बेटा मिल गया हो, लेकिन पिछले 4 दिन से बिना खाए पिए मैं और मेरी पूरी टीम उसे ढूंढ रही थी, तो तुम्हें कम से कम हमें इन 4 दिनों का खर्चा तो देना ही चाहिए। जबकि सतीश को सुबह ही यह बात पता चली थी कि यह लड़का खो गया था और वह न्यूज़पेपर पढ़ते ही पैसे मांगने आ जाता है,
जिसके बाद उसे वहां पर पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन जिस आदमी ने यह खबर पेपर के अंदर पब्लिश करवाई थी वह अगले दिन न्यूज़पेपर में यह भी पब्लिश करवा देता है कि मेरा बेटा मिल चुका है और प्लीज कोई उसे अब ना ढूंढे। खैर तभी सतीश की नज़र टीवी पर चल रही न्यूज़ पर जाती है, जहां पर महेंद्रगिरी से अनंतपुर आ रही एक बस का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें ढेरों लोगों की जान चली गई, जिसके लिए वहां के मंत्री जी सभी खत्म हुए लोगों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए दे रहे थे। अब इन पैसों के बारे में सुनते ही सतीश अपने चेलों के साथ वहां पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर 2 ऐसी लाशें थी जिनके परिवार वाले वहां पर नहीं आए थे, और अपना दिमाग लगाते हुए सतीश उनमें से एक लाश को अपना भाई बताता है और बड़ी चालाकी से मंत्री से 10 लाख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात में यह ठग एक जगह बैठकर दारू पी रहे होते हैं। फिर सतीश और उसके साथी लाश को भी जला देते हैं, जिसको सतीश ने अपना भाई बोला था। अब सतीश लाश को देखते हुए बोलता है, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा थी तो मैं उसे जरूर पूरा करता। जिसके बाद वह यह देखता है कि जहां पर उसने लाश जलाई थी उसकी जो अग्नि होती है उससे कुछ बाहर आ रहा होता है। और फिर सीन यहां से 1 महीने पहले शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम महेंद्रगिरी में भीमा नाम के एक नए पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग होते हुए देख पाते हैं, जो कि इस ऑफिसर के रिप्लेसमेंट में आया था जिसको भवानी ने मार डाला था। साथ में ही भीमा ने खुद भी भवानी के क्राइम के बारे में बहुत सुना था, इसलिए उसने अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करके महेंद्रगिरी में ही अपनी पोस्टिंग ले ली, जहां पर महेंद्रगिरी में आप ही भीमा सबसे पहले भवानी के घर जाता है और उसके लोगों को पीटते हुए वह भवानी को धमकाता है कि मैं 1 महीने तक तुझे अरेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपना ट्रांसफर इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहता, लेकिन 1 महीना खत्म होते ही मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। जिसको सुनकर भवानी की भी बोलती बंद हो जाती है। अब आगे भीमा महेंद्रगिरी में एक नया रूल लाता है। इसके हिसाब से अगर किसी का कुछ चोरी हो चुका है तो वह पुलिस स्टेशन जाकर उस सामान के जितने पैसे होते हैं वह लेकर जा सकता था। जिसके बाद एक आदमी जिसका पर्स चोरी हो गया था वह पुलिस स्टेशन आता है और बताता है कि मेरे पर्स में करीबन 10,000 रुपए थे और वह चोरी हुआ है। जिसको सुनकर भीमा अपने अंडर काम कर रहे सभी ऑफिसर से पैसे लेकर उसे 10,500 देता है और 500 रुपए उसके पर्स के नुकसान के बदले थे। और भीमा ने ऑफिसर से पैसे इसलिए लिए थे ताकि वह यह जान पाए कि पर्स को ढूंढने का काम पुलिस का है और पर्स ना मिलने पर या फिर कोई भी चीज का नुकसान होगा, चोरी होगी तो उल्टा नुकसान उनका ही होने वाला था। जिसके बाद कुछ देर में ऑफिसर्स उस पर्स के साथ बाकी लोगों के चुराई हुई चीजों को भी ढूंढ कर लेकर आते हैं, जिससे कि वहां के सभी लोग जो होते हैं वह भीमा को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं। अब अगले दिन स्टेशन में विद्या नाम की एक टीचर आती है, जो कि भीमा को बताती है कि मेरे पीछे रोमियो नाम का एक पागल आशिक पड़ा हुआ है, जो कि मुझे यह धमकी देता है कि मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम पर एसिड डाल दूंगा। इसलिए मुझे इस वक्त से ही पुलिस सिक्योरिटी चाहिए होगी, क्योंकि वह रिस्क नहीं ले सकती थी। अब भीमा विद्या को देखते ही सीधा फ्लैट हो जाता है और वह खुद उसे पर्सनल सिक्योरिटी देने का फैसला कर लेता है। जिसके बाद वह उसे अपनी बाइक से स्कूल छोड़ने जाता है, जहां उसको पता चलता है कि विद्या असल में बॉटनी पीएचडी स्टूडेंट है और वह पार्ट टाइम टीचर का भी काम करती है। आगे भीमा रोगियों को पकड़ लेता है और उसको पता चलता है कि रोमियो असल में एसिड नहीं बल्कि सोडा की बोतल लेकर विद्या को डरा रहा था ताकि वह शादी कर ले। भीमा फिर रोमियो के फोन से विद्या को मैसेज करता है कि मैं तुम पर आज हमला करने वाला हूं, जिनको पढ़ते ही विद्या डर जाती है और वह भीमा को अपने हॉस्टल बुला लेती है, जिससे कि भीमा का बनाया हुआ प्लान सक्सेसफुल हो गया था ताकि उसके करीब रह पाए। अब वहां हॉस्टल में विद्या भीमा के अच्छे जेस्चर और लड़कियों की तरफ उसके सम्मान को लेकर काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है और इसके बाद दोनों एक साथ काफी समय बिताने लगते हैं और एक दूसरे से कह देते हैं कि वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस दौरान हम महेंद्रगिरी के एक बड़े आयुर्वेदिक गुरु रविंद्र वर्मा के बारे में जान पाते हैं, जिनके यहाँ विद्या जाया करती थी और वह उन्हें अपने पिता जैसा माना करती थी। हम आगे यह नोटिस करते हैं कि रविंद्र के पास एक ऐसा दुर्लभ पौधा है
जिसके अंदर किसी मरे हुए इंसान तक को जीवित करने की शक्ति थी और कहीं यह संजीवनी बूटी तो नहीं थी। फिर अब एक दिन जब भीमा अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है, तब वह गांव के उस शिव मंदिर के आगे रुक जाता है जिसे 50 सालों से बंद करके रखा गया था। अब इस वक्त वहां बैठा हुआ एक अघोरी भीमा के पास आता है और उसके सर पर हाथ रखकर यह कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब आगे उस रात भीमा के चेक पोस्ट पर होने की वजह से भवानी का वह टैंकर चेक पोस्ट पार नहीं कर पाता। इसके कुछ देर के बाद में एक खबर आती है कि एक टैंकर का बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया है, जो कि वही भवानी वाला टैंकर होता है। और भीमा जब ऑफिसर्स के साथ उस टैंकर के पास जाता है और उसकी चेकिंग करवाता है, तो उसे उस टैंकर के अंदर छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जिनकी भवानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि अब तक वह यही करता था। और यह बात भवानी को भी पता चल गई थी कि भीमा ने टैंकर पकड़ लिया है, इसलिए वह भीमा को मारने के लिए अपने खास आदमी तांडवा को भेजता है और तांडवा ही इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम को हैंडल किया करता था। भीमा फिर किसी तरह से बच्चों को वहां से भेज देता है, लेकिन तब तक तांडवा के आदमी वहां पर आ गए थे जिन्हें भीमा बड़े अच्छे से तोड़ना शुरू करता है और वह लोग समझ जाते हैं कि वह भीमा को ऐसे नहीं मार पाएंगे। इसके बाद वह लोग बड़ी ही चालाकी से भीमा के शरीर में फिशिंग हुक्स को मार देते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने पहले से ही जहर लगाया हुआ था, जिससे कि कुछ देर में भीमा वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद तांडवा के लोग उसे समुद्र में फेंक देते हैं और यही से सीन भीमा के जुड़वा भाई रामा पर शिफ्ट होता है, जो कि बिल्कुल भीमा की तरह दिखता था, लेकिन वह भीमा से पूरा अलग है। रामा गुरुकुल में रहता है और वह भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त है, जिसका पूरा दिन धर्म के बारे में सीखने और सिखाने में चला जाता था। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक के जरिए भीमा और रामा के अलग होने की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि दोनों मंदिर के महंत के बेटे थे। जहां पर रामा एक आज्ञाकारी बेटे जैसा था, वहीं भीमा की संगत थोड़ी सी खराब थी। अब एक दिन होता है, यह है कि हवलदार भीमा को झूला झूलते हुए देख लेता है और भीमा वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वह हवलदार रामा को भीमा समझकर अरेस्ट कर लेता है। कुछ देर के बाद में भीमा के पिता भीमा को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं और उनको बताते हैं कि झूला भीमा खेल रहा था, ना कि रामा। तभी भीमा देखता है कि हवलदार ने रामा को मारा है, इसलिए वह उस वक्त गुस्से में हवलदार पर गन पॉइंट कर देता है। भीमा अपने छोटे भाई रामा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन रामा को भीमा बिल्कुल पसंद नहीं था। अब उस वक्त जब उनके पिता भीमा को हवलदार पर गन पॉइंट करते हुए देखते हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता और वह भी भीमा से कह देते हैं कि आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम रामा है, क्योंकि इतना गुस्सैल और ऐसा करने वाला उसका बेटा नहीं हो सकता। इसके बाद होता यह है कि उसे स्टेशन के ही इंस्पेक्टर भीमा का ख्याल रखने लगते हैं, लेकिन रामा से अलग होकर भी भीमा का उसके लिए प्यार कम नहीं होता। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि परी नाम की एक लड़की रामा से बहुत प्यार करती है और वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन रामा इतना भोला है कि वह ना तो परी को हाँ कहता है और ना ही ना बोलता है। परी के पिता नहीं चाहते कि परी रामा से शादी करे, इसलिए वह रामा के साथ भागकर शादी करने का फैसला करती है। तभी आगे हमें वहां पर सतीश को दिखाया जाता है, जो कि परी और रामा को जाकर कहता है कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त सतीश हूं। अब सतीश बहुत ही बड़ा नाम है और यूजुअली सभी का कोई ना कोई सतीश नाम का दोस्त होता ही है, और वैसे ही बचपन में परी और रामा का भी सतीश नाम का एक म्यूचुअल दोस्त था। अब इसलिए परी और रामा इस सतीश को अपने ही बचपन का दोस्त मान लेते हैं और सतीश फिर दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों की शादी करवाने में हेल्प कर दूंगा, क्योंकि उस वक्त तक रामा परी को चाहने लगता है। लेकिन यहाँ सतीश ने परी और रामा से झूठ क्यों बोला और सतीश इन दोनों की शादी क्यों करवाना चाहता है, तो इसके बारे में हमें जल्दी पता चलेगा। अब सतीश रामा और परी को घर से भागने में हेल्प करता है और उन्हें महेंद्रगिरी लेकर जाता है, जहां पर रामा को इस बात का पता चल जाता है कि सतीश एक ठग है और वह उनका बचपन का दोस्त भी नहीं है। सतीश फिर रामा को बताता है कि वह यहाँ पर आखिर क्यों आया है, जिसके बाद कहानी 9 दिन पहले शिफ्ट होती है और यहाँ से सभी चीज एक दूसरे से लिंक होना शुरू हो जाएगी। तो 9 दिन पहले हम देखते हैं
कि भीमा को समुद्र में फेंकने के बाद उसे कुछ मछुआरों ने बचा लिया था, जिसके बाद भीमा फैसला करता है कि वह भवानी और उसके लोगों को नहीं छोड़ेगा, जिसके लिए वह सबसे पहले रुद्र को मारता है और उसे एक जगह कैद कर देता है और उसका अगला शिकार भवानी और तांडवा होते हैं। पर तभी विद्या को इस बात का पता चलता है कि रविंद्र वैसा आदमी नहीं है जैसा वह उनको समझ रही थी। रविंद्र ने असल में भगवान शिव का वह मंदिर खुलवा लिया है और उसकी आड़ में वह छोटे छोटे बच्चों पर अपने दवाइयां के प्रयोग करता है। उसका मकसद संजीवनी बूटी बनाना है और इसी चीज में भवानी उसका साथ देता है। वह उसे किडनैप किए हुए छोटे बच्चे देता है। अब विद्या यह बात भीमा को बता देती है, जिसके बाद जब भीमा उस मंदिर में पहुंचता है तो वहां पर वह विद्या को घायल हालत में देखा है, जहां पर रविंद्र ने उसके सर पर एक जहरीला तीर रखा हुआ था। और रविंद्र भीमा से कहता है, अगर तुझे बच्चों और विद्या की जान बचानी है तो तुझे अपनी जान देगी होगी, जो भीमा मान जाता है। और फिर भवानी के लोग भीमा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इसके कुछ देर के बाद में भीमा अधमरा हो जाता है, लेकिन मरने से पहले वह रविंद्र से कहता है कि अगर तुमने मेरे मरने के बाद अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं वापस जरूर आऊंगा। पर विलेन तो विलन ही रहता है। रविंद्र भीमा के सामने ही विद्या के सर में वह बाण डाल देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है और भीमा भी अगले पल मारा जाता है। जिसके बाद भवानी के लोग दोनों की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें वह एक्सीडेंट हुई बस मिलती है और वह उसी बस में दोनों की लाश फेंक देते हैं। अब यहाँ आपको याद होगा कि सतीश जब उस बस एक्सीडेंट से मरे हुए लोगों की लाशों को देखने गया था तो वहां पर 2 अनजान लाशें थी, जिनमें कोई भी परिवार वाले वहां पर नहीं थे। तो वह लाशें किसी और की नहीं बल्कि वह भीमा और विद्या की ही थी, जिसमें से सतीश ने भीमा की लाश को अपना भाई बताया और उसी रात भीमा की आत्मा ने सतीश को अपनी पूरी कहानी बताई थी। जब आपको याद होगा कि जब आग में से कुछ निकला था तो वह कुछ और नहीं बल्कि वह यहाँ पर भीमा की आत्मा थी। अब भीमा की आत्मा सतीश से यह कहती है कि मुझे रविंद्र और भवानी से अपना बदला लेना है और बच्चों को भी बचाना है, इसलिए मुझे अपने परिवार के किसी एक इंसान की जरूरत पड़ेगी। और यही चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि इस मंदिर के अंदर यह खास चीज थी। अगर कोई आत्मा रिक्वेस्ट करती है तो यहाँ पर उसको 10 दिन का टाइम मिलता है। इसी वजह से भीमा की आत्मा ने सतीश को रामा के पास भेजा ताकि रामा उसे शिव मंदिर में लेकर आ सके। और अगर रामा वहां जाकर अपने गले में पहना हुआ रुद्राक्ष तोड़ देता है और भीमा को बुलाता है तो भीमा की आत्मा उसके शरीर में आ जाएगी और फिर भीमा अपना बदला ले सकता था। अभी सभी बातें सतीश रामा को बताता है, लेकिन इससे पहले कि रामा कुछ करता भवानी के लोग वहां आकर सभी लोगों को रविंद्र के कहने पर इस मंदिर के अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि भवानी और रविंद्र को भी रामा को देखकर लगने लग गया था कि यह शायद से भीमा ही है। लेकिन जब रविंद्र सामने से रामा को देखता है तो वह समझ जाता है कि यह भीमा का जुड़वा भाई है। रविंद्र फिर रामा के सामने ही बच्चों पर प्रयोग करना शुरू कर देता है और रामा बस बेबस बैठा वहां पर कुछ नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद परी रामा से आकर कहती है कि तुम्हें भीमा को बुलाना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने भाई को बुलाना होगा, वरना यह सब पापी सभी बच्चों को मार डालेंगे। अब रामा फिर जिंदगी में पहली बार भीमा को भाई कहकर बुलाता है और अपना रुद्राक्ष तोड़कर भीमा की आत्मा को आने के लिए कहता है, जिसके बाद भीमा की आत्मा रामा में आ जाती है और इससे रामा में शक्ति आ गई थी। रामा फिर एक एक करके सभी को मारते हुए रविंद्र तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह रविंद्र को मारने वाला होता है कि तभी वह अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिससे कि आत्मा उसके आर पार नहीं जा सकती थी। तभी हमको पता चलता है कि रविंद्र इन शक्तियों को पाने के लिए काला जादू भी किया करता था और उसका मकसद है कि वह भगवान बन जाए। लेकिन तभी मूवी का सबसे ज्यादा गूस बम्प्स देने वाला सीन आता है, जहां पर हम रामा के पीछे भगवान परशुराम की परछाई को देख पाते हैं। जी हाँ, यानी कि छोटे बच्चों को बचाने के लिए और अधर्म को मिटाने के लिए परशुराम जी आज भी यहीं पर इस जंगल के अंदर मौजूद थे। और यह सारी कहानी नहीं है बल्कि सच था। और तभी उनके आशीर्वाद से रामा एक परशु लेकर सभी को काटते हुए आगे बढ़ता है, जिसके बाद रविंद्र की शक्तियां भी उसे रोक नहीं पाती और वह रविंद्र के हाथों को काट डालता है। फिर वह रविंद्र को बिल्कुल वैसे ही तीर से मारता है
जैसे उसने विद्या को मारा था और फिर यह सीन यहीं पर कट हो जाता है, यानी कि उसने सबको बचा लिया। अब मूवी के एंडिंग में हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पर रामा और परी का एक बेटा हुआ था और रामा उसका नाम अपने भाई की याद में भीमा रखता है। और इसी के साथ में भीमा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी भीमा मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अच्छी लगी होगी। मूवी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बढ़िया फाइट सीन्स है, इसको देखने में मज़ा आता है, मिस्ट्री काफ़ी बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर जय भोलेनाथ और महाकाल लिखना मत भूलना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।